यूपीएससी बीपीएससी पढ़ाने के लिए ही बुलाया गया है। ठीक है, मैं वनडे एग्जामिनेशन टाइप के क्लासेस बहुत कम लेता हूँ और सबसे पहले ये आश्वस्त हो ले कि ये क्लास प्री कम मेंस है या फिर केवल प्री है। फिर हम अपनी यात्रा को बढ़ाएंगे आगे। मतलब ये प्री कम मेंस है या केवल प्री है। अगर दोनों होगा तो उसका फॉर्मेटिंग अलग करेंगे क्लास का हम लोग, दोनों एक साथ पढ़ा दें। फिर हमको थोड़ा मैनेजमेंट से बात करना पड़ेगा। क्या अजय सर? थोड़ा सा और बाइलिंगुअल है या केवल हिंदी मीडियम है? बाइलिंगुअल है। कितने लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इसमें? आप हैं। और दो तीन चीज कि आप लोग, एक तो जब तक मेरा क्लास कंटिन्यू रहे कम से कम थोड़ा भी लेट नहीं आइएगा और अब्सेंट नहीं करिएगा। ठीक है, बाकी आपके मन में जितने प्रश्न हैं सबसे पहले मैं उन प्रश्नों का जवाब दे देता हूं जो आप एक शिक्षक से जानना चाहते हैं। मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मैं खुद इतने प्रश्न का जवाब आपको दे रहा हूं जिससे कि आप संतुष्ट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ठीक है मास्टर सही है, अच्छी दुनिया में जा रहा है, प्लेटफॉर्म ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, क्योंकि सबसे प्रश्न पूछने लगे तो फिर तो हचपच हो जाएगा कि भाई क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कैसे पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, कितना दिन तक सेशन चलेगा, इसकी क्या भूमिका होगी। ठीक है, इस सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। आपके साथ मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, विद्यार्थी को क्या सोर्स होगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, कितने दिन का सेशन होगा और बीपीएससी में इसकी क्या भूमिका होगी। थोड़ा सा परिचय ये भी होगा कि यूपीएससी में क्या अप्रोच रहेगा। कोई एतराज आपको यूपीएससी से बात हो तो? किसी को कोई एतराज नहीं है? हाँ, एक दो महीना में तो खुद आप कहिएगा कि सर हम लोग आईएएस भी भरेंगे। अब उतना कॉन्फिडेंस तो जनरेट हो रहा है कि हम आईएएस भी भरेंगे ही नहीं, आईएएस निकालेंगे भी। ठीक है, क्योंकि हाँ, तो आपको अपने स्तर पर करनी है ना, पहले आप प्रिपेयर्ड हो जाइए। नंबर एक कि बहुत मोटी किताबें अगर आप खरीद लिए हो तो उसको नमस्ते बोल करके किसी दोस्त के बर्थडे पर गिफ्ट कर दो। सीधी सवाल पहले ये। ठीक है, हाँ। दूसरी बात क्या होगी कि आप लोग इस डाल से उस डाल पर जो कूदते रहते हो ना, वो कूदना फनना बंद करो और एक डाल को मजबूती से पकड़ के और आराम से बैठ जाओ, रिजल्ट सुनिश्चित होगा। दो चीज आपको सबसे पहले आज ही से ये कर लेना है, नहीं तो बच्चे सोशल मीडिया के युग में ऐसे दिग्भ्रमित हो रहे हैं, ऐसे दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं कि पता ही नहीं चलता है कि वो जा कहाँ रहे हैं। इस डाल का उस डाल का मतलब क्या है कि अभी बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो को बच्चे ले करके और बस सुनते जा रहे हैं, कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। पता चला कि 1 साल के बाद शून्य बटा सन्नाटा है, तैयारी वही थी जहां से आपने चला है। तो इस तैयारी का कोई मतलब मकसद है? जी नहीं है। आप एक डाल को बहुत मजबूती से पकड़ लो और पकड़ के वहीं बैठ जाओ, रिजल्ट आपका सुनिश्चित होगा। बहुत नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आज से यात्रा मेरे साथ आपकी शुरू होगी। आप वनडे एग्जामिनेशन के नहीं हो, याद रखना। आपको कोई रेयर फैक्ट्स नहीं आता है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको फैक्ट्स कितना आता है कोई मतलब नहीं है। आपको आना क्या चाहिए, तो जितनी चीजों को आप जानते हो उसका आना चाहिए कि क्यों और कैसे। अगर कहां कब हुआ ये नहीं आता है तो कोई मायने नहीं रखता है। कारण और परिणाम पढ़ के जाओ, थिंक करो, डाइजेस्ट करो, लिख डालो, कहानी बदल जाएगी।
मैं भी आपको कोई ऐसा रेयर फैक्ट्स नहीं पढ़ाने वाला हूं ना जो लगे कि एकदम करिश्माई पढ़ा रहा है मास्टर। अरे वो करिश्मा का क्या मतलब है? अशोक का तलवार कितने केजी का था, इसकी कहानी कहीं नहीं होने वाली है। तो उस फैक्ट्स में आपको नहीं उलझने हैं। बैठ जाइए बंधु, बैठ जाइए। कहाँ थे आप लोग? थोड़ा विलंब हो गए हैं। अब फिर जब यहाँ से हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी तो बीच में आप सोच रहे होंगे कि कौन आदमी है, सही कि नहीं है? ठीक है, अच्छी बात है। मॉडर्न हिस्ट्री में जीएस पेपर 1 इस साल भी आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा। अगर बहुत सीरियस है तो कितने लोगों ने क्वेश्चन को लिखा है इस साल? अभी 69 बीपीएससी मेंस हुआ है ना, तो इसमें से कितने लोगों ने क्वेश्चन को लिखा? शॉर्ट क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन कौन लिखेगा? हमने क्वेश्चन को एक दिन 1 घंटा में मात्र डिस्कस कर दिया, एकदम धुआंधार। यूट्यूब पर जाकर के देखो मिशन बीपीएससी पर। जैसे ही हम यहाँ आए, एग्जाम चल रहा था, हमने अजय सर से क्वेश्चन मंगाया और यूट्यूब में डिस्कस कर दिए। उस डिस्कशन का क्या मायने था कि सीरियस लोग उसको देखेंगे, करेंगे और पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल है क्या, पढ़ना क्या है हमको, और तुम पढ़ कहाँ रहे हो। ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, आज बस आधुनिक भारत का एक आपके मन में चित्र खाका खींच देते हैं कि आप इससे भटकाव आप में कभी नहीं हो, आप इसके इर्द गिर्द में अपने को रखो। सबसे पहले तो वही, फिर जब इतिहास शब्द जुड़ गया तो हम लोग इतिहास शब्द से ही शुरू करेंगे। से पहले इतिहास का कोई खंड हुआ है आप में? नहीं। बहुत अच्छी बात है कि आप एकदम क्लीन हो। सुनो, हिस्ट्री, ये इतिहास कहते किसको हैं? इतिहास है क्या? माध्यमिक स्कूलों में हमने पढ़ रखा है कि इति मतलब बीती और हास मीन्स कहानी, बीत गई कहानी वही इतिहास है। इसी को सीखे आए हो ना? इतना के साथ आप जस्टिफाई कर पाओगे आईएसपीसीएस को कि बीत गई कहानी इतिहास है? जिसके साथ प्रूफ है वो इतिहास है। तो आपका 2 चीज, फिर बाद में जितने प्रश्न आपके बनेंगे उस सब पर हम आपसे बात करते रहेंगे मित्रों। 2 चीज पहले आप ठीक करना। एक तो अच्छा शब्द का जीवन में प्रयोग करना सीख जाइएगा। एक रिदम बननी चाहिए, बातचीत का एक ऐसा सिलसिला हो कि हर एक व्यक्ति लट्टू हो जाए कि क्या शानदार बोलता है ये, क्या शानदार बोलती है ये। अच्छे शब्द का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। दूसरा कि रिटेन स्किल कैसे डेवलप करना है, ये क्लास में आपको सिखाया जाएगा। खुद से लिखने के लिए तो दे दिया जाता है आपको, लेकिन आप लोग ड्राफ्ट नहीं कर पाते हो। पूरे हिंदुस्तान की समस्या है, ऐसी नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में लिखना क्या है ये बहुत मायने रखता है। 2 चीज आप लोग नहीं कर पाते हैं। एक तो भूमिका, इंट्रोडक्टरी पार्ट, पृष्ठभूमि, अंग्रेजी वाले इंट्रोडक्टरी कहेंगे, और दूसरा कंक्लूजन, निष्कर्ष। ये 2 चीज क्लास में सिखाया जाएगा और बॉडी पार्ट तो पढ़ाया जा रहा है। उसके अनुकूल ही क्वेश्चन लिखना है। अगर जिस क्वेश्चन का भूमिका आप नहीं लिख पाते हो तो आप हम लोग से डायरेक्ट पूछो कि सर ये क्वेश्चन मिला जिसका हम भूमिका फॉर्मेट नहीं कर पा रहे हैं। अंतर होता है ना हर चीजों में, और भूमिका हम आपको बताएंगे कि भाई कैसे फॉर्मेट करना है आपको। ठीक है, चलिए इतिहास में सीखना क्या है, चंद सेकंड में इसके बात को कर देते हैं। हिस्ट्री में अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन कर और भविष्य के लिए संकेत प्राप्त किए जाएं, वह इतिहास है। जो अतीत की घटना है, पास्ट की घटना है, उसको आज प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं। और क्यों पढ़ रहे हैं? कि भविष्य के लिए संकेत प्राप्त कर रहे हैं। सुना है ना तुम लोगों ने? अब रुको, इतिहास है क्या, ये तो बहुत क्लियरिटी हो गई
कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन कर भविष्य के लिए संकेत प्राप्त किए जाएं, इतिहास है। लेकिन इसको पढ़े क्यों? इसको पढ़े क्यों? क्यों पढ़ा जाना चाहिए? आप क्या कर रहे हैं बंधु? क्लास में इंटरेक्ट हुई है ना? नहीं है? बहुत हल्के में ले लिए हैं क्या? नहीं, थोड़ा हमको लगता है हल्का में ले लिए हैं आप। क्लास को फोकस करिए, क्योंकि अगर क्लास फोकस नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? और मैं स्पेशली कमीशन ही 10 साल से पढ़ाते रहा हूँ। पटना की धरती पर पहली बार इस कोचिंग में पढ़ाया हूँ, मैं बुला करके लाया गया हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा सीरियस लेकर के पढ़िएगा। सुनो, इतिहास क्यों पढ़ा जाना चाहिए? पढ़ा जाना चाहिए तो कहोगे कि सर आप देखें कि पूर्व समय में समाज में बहुत सारी बुराइयां रही है सर, बहुत सारे एविल्स रहे हैं सर, और इतिहास ही तो है कि हम उसका स्टडी कर रहे हैं, साथ ही वह लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की समस्याएं नहीं हो। अब कितनी बुराइयों को बताऊं तुम लोगों को, यही तो आधुनिक भारत में चलेगा। देखो, सती प्रथा ये कितनी क्रूर बुराई थी। सती प्रथा कि कितनी बड़ी क्रूर बुराइयां होती थी, कितनी क्रूरताओं को अपने में वो समेटे हुए था। जानते हो सती प्रथा क्या है? यदि किसी पति का उसके पत्नी से पहले हो जाए तो उसके अंतिम संस्कार के समय पर उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। और रूढ़िवादी लोग तर्क क्या देते थे महिलाओं के सांत्वना के लिए कि पति परमेश्वर होता है और परमेश्वर को परलोक में अकेले कैसे छोड़ोगी, तो इस लोक से परलोक में तुम साथ में जाओ और फिर तुमको वो पति सातों जन्म तक मिलता रहेगा। और महिलाएं, कुछ महिलाएं तो हंसी खुशी शहादतें दे देती थी, लेकिन कुछ भाग भी जाती थी। जो भागने वाली महिलाएं थी ना, उनको ढूंढ करके लाया जाता था, फिर अंतिम संस्कार होता था। देखो, इतिहास ही तो सिखाया ना कि सती प्रथा क्रूर है। राजा राम मोहन राय, जिनकी अपनी भाभी, सती होना पड़ा उनकी अपनी भाभी को, जब अपने पर गुजरता है तो पता चलता है। और फिर उन्होंने कहा कि अब किसी की भाभी को सती नहीं होना पड़े। देखो कितना बड़ा प्रयास किया उन्होंने। यही तो इतिहास में सीखना है। मां ने कहा कुलक्षणी कुलनासी मेरे ही घर में पैदा होना था, समाज में नाम डुबा रहा है। लेकिन एक समय के बाद दृढ़ताओं को उन्होंने बांधे रखा और उस ऊंचाई को प्राप्त किया जिसको आज पूरी दुनिया पढ़ रही है। पढ़ रही है कि नहीं? अगर ये इतिहास में नहीं पढ़ते तो 1828 में एक्ट नहीं बनता। सती प्रथा एक्ट बना, एक्ट में प्रावधान किया गया, एक्ट में प्रावधान किया गया कि सती प्रथा मर्डर केस होगा, हत्या के मुकदमे चलेंगे। 1829 में बंगाल में इंप्लीमेंट कर दिया गया। ठीक था बंगाल में रुझान, तो 1830 में पूरा देश में बना लगा दिया। यही तो पढ़ना है आपको। दूसरा, कोरिलेट कर देना एक चीजों को दूसरे से। और कैसे करोगे? एक्सपर्ट के साथ करोगे, खुद से मत कर लेना, नहीं तो गलत तार जोड़ा गया तो फ्यूज हो जाएगा। देखा है ना कभी? अरे लोग बोल के तो चल जाते हैं कि देखो हिस्ट्री को पॉलिटी से कोरिलेट कर लो, ज्योग्राफी से कर लो, लेकिन बच्चा जाकर के घर पर गलते जोड़ देता है। संभावना है कि नहीं इसकी? हाँ, संभावना है। प्लस आपको एक्सपर्ट तय करेगा ना कि पढ़ना कितना है। आप मत तय करो, आप तय करोगे परिणाम ठीक नहीं होगा। एक्सपर्ट को तय कर लेने दो और क्वेश्चन को देख लो, उस अनुकूल अगर एक्सपर्ट तय किया है एक चैप्टर में पता चल जाएगा, तब तो एक्सपर्ट वाकई में एक्सपर्ट है। अगर नहीं पकड़ा रहा है क्वेश्चन तो एक्सपर्ट में दम नहीं है। बात सही है कि नहीं? तो हम तय करेंगे कि आपको कितना स्टैंडर्ड तक पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि बहुत बेतुका के कचरा टाइप, वेस्ट टाइप फैक्ट्स को अपने जीवन में नहीं संभालना है। अब एक बात बताओ,
क्वेश्चन इस पर ही बनती है। अभी यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है कि भारत की सभी प्रासंगिक लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों घटित हुई। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि भारत की सभी प्रासंगिक लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों घटित हुई, व्याख्या करो उसका। अब तुमने तो खूब पढ़ा है मेरे भाई कि पानीपत का पहला युद्ध कब, 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारा और मुगल वंश की नींव डाली। दूसरे युद्ध 1556 में हेमू को बैरम खान ने पराजित किया और फिर अकबर को ले आकर दिल्ली में आसीन किया। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को मारा और मराठा शक्तियां दिल्ली में नहीं बैठ सकी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या लिखिएगा, क्वेश्चनवा तो पूछा है कि भारत की सभी प्रासंगिक लड़ाई पानीपत में ही क्यों घटित हुआ। हम जितना इंफॉर्मेशन आपको दिए उससे आप में से कोई असंतुष्ट है? अरे पानीपत हो गया कि नहीं हो गया, इतना ही पढ़ाइए होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि पानीपत में क्यों घटित हुआ। सुनिए थोड़ा सा इसको अच्छे कंसेप्ट से देखिए, हो सकता है कहीं आप सुने हो। इस सोशल मीडिया का युग है तो ज्ञान तो बढ़ते ही रहता है रोज दिन, थोड़ा सा इसको ठीक करना है। सुनो, इसका अब क्लू दे देता हूं। क्वेश्चन मैं ऐसे आप लोगों को बताया हूं, क्लू दे देता हूं कि जो भी आक्रांता भारत में आए वो सब नॉर्थ ईस्ट से आते थे। उधर से काबुल कंधार को जब जीतने के बाद, हमारी वैज्ञानिक सीमाएं होती थी काबुल कंधार सिंध से जीतने के बाद जब भारत की ओर प्रवेश कर जाते थे तो दिल्ली में जो बैठी हुई सत्ता थी उसका कान खड़ा होता था कि लगता है कि अब दिल्ली नहीं बचेगा, और पानीपत में अंतिम रूप से उनको रोकने का प्रयास होता है। अगर पानीपत वो विजित कर ले तो फिर जितने भी जीता दिल्ली पर वो आसीन रहा। इसको कंप्लीट फॉर्मेट करवा के, कंसेप्ट यही रहेगा लेकिन इसको फॉर्मेट करवा के लिखवा दिया जाएगा कि क्या इसमें इनर लाइन होता था उस समय, क्या हमारा आउटर लाइन होता था। सारा क्लू इसमें देना पड़ेगा। कोई दिक्कत, समझ रहे हो मेरी बात। अब थोड़ा सा देखो, कितना भी तुम इंडिया को सीखे हो, अच्छे सीखे हो। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग डरना मत, हिंदी में आज बोल रहे हैं तो दिक्कत नहीं ना है। लिखवाने टाइम में आपको क्लू दे दिया जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। क्योंकि अब चाहो कहोगे कि सर कुछ हिंदी का शब्द मिलाते रहिए इंग्लिश का, तो थोड़ा आपको भी सुनने में मजा नहीं आएगा। तो आज सुनो, एक अच्छा वक्ता लेखक वही हो सकता है जो बेहतर श्रोता है। जब तक अच्छा सुनोगे नहीं तो अच्छा बोल नहीं पाओगे। और टीचर से कोई व्यक्ति केवल फैक्ट्स पढ़ने थोड़े आया है। आप मेरी वाक् शैली को ग्रहण करते हो, मेरे हाव भाव को लेकर के जाते हो। जो वर्ड का हम यूज करेंगे आप उस वर्ड को समाज के सामने रखोगे, तो ये सब ना सीखते हो हमसे आप। इसलिए हमेशा अच्छे शब्द का प्रयोग करना चाहिए शिक्षक को। समाज उसका अनुसरण करता है, उसके स्थिति को। हमारी जीवन सार्वजनिक जीवन है इस मंच पर, ठीक है। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन लोगों को ऐसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब एक बात बताओ, अभी भारत का स्वरूप देखो, एक बार डिबेट हो गया। एक ब्रिटिशर्स बोला, अंग्रेज, कि अगर हम तुम्हारे यहां नहीं जाते तो तुम्हारा भारत भारत होता ही नहीं, तुम कुछ भी कर लेता। क्योंकि तुम्हारा भारत, पहले भारत कहां था? वो तो छोटे छोटे रियासतों में बचा था। बिहार में पता चला कि 10-12 गो राजा है, 20 गो राजा था, छोटा छोटा रियासत था। तो वहां राष्ट्रवाद हमने ही लाया है। समझ में नहीं आई? जो डिबेट में बैठे थे उन्होंने कहा कैसे? कहा कि हमने ट्रेन चला दिया यार, एक जगह से दूसरी जगह। लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे, उनके मन में भावनाएं आ गई कि हम एक हैं, तब तो हमारे यहां एक दूसरे से आना जाना है।
हमने टेलीग्राफ चला दिया, डाक सेवाएं दे दी, तुम्हारे यहां एजुकेशन का सिस्टम सुधार दिया। तुम लोग तो धर्म पढ़ने वाला लोग हो, ज्ञान विज्ञान बुद्धिवाद ये हम यूरोपियों ने तुम लोगों को दिया है, तो तुम लोग बेकार के हल्ला करते हो। अगर हम नहीं होते तो तुम्हारा भारत नहीं होता। बात में दम थी उसके, नहीं था क्या? उसके बात में दम है कि नहीं? हाँ, बात में दम है। तो क्या उसके इन तर्कों से कल हम अपना नारा बदल दें कि गांधी जिंदा जो है जिंदाबाद के जगह पर अब चर्चिल जिंदाबाद कहें? है? बिना खड़ग बिना ढाल तूने कर दिया आजाद, इसको बदल दे कि अंग्रेजों ने तुम्हें तो हमें तुम लोगों ने हमें तो एकदम नया जीवन दिया? जी नहीं। अब आपको एज ए पीसीएस स्टूडेंट अपने में तर्क गढ़ना पड़ेगा, और वो फैक्ट्स पढ़ने से नहीं आएगा, थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा कि कौन सा शस्त्र चलाया जाए कि ये चारों खने चीत हो। अब बताओ, कुछ दिख रहा है आपके पास, किसी आदमी के पास, उसके बातों को काटने के लिए? ये कैसे उसका बात काट पाओगे आप? कुछ नहीं है। सुनिए, हाँ, यही क्लू देना है क्लास में, समझ रहे हो ना? ये लेवल भी यही रहेगा। फैक्ट्स तो कुछ हम छोड़ भी देंगे तो तुम लोग घर पे पढ़ लेना, बता देंगे, उससे कोई नुकसान नहीं होना है। अगर कुछ रेयर फैक्ट्स अगर छोड़ ही दिए डेट वाइज, कुछ तो घर में एक बार उलट देना। फैक्ट्स क्या है? क्लास से मेंस का क्वेश्चन कोई बाहर नहीं होगा, 100% क्वेश्चन क्लास नोट्स में रहेगा। दूसरा, प्री में यदि 10 क्वेश्चन है तो 7-8 क्वेश्चन की गारंटी रहेगी, 10 का 10 नहीं, 8 क्वेश्चन का तो गारंटी रहेगा कि आपके क्लास नोट्स में रहेगा। 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि हम आपको नहीं पढ़ाए होंगे, रेयर फैक्ट्स के कारण नहीं पूछ लेते हैं, तो 8 क्वेश्चन भी अगर आ रहा है तो 80% है, काम निकल जाएगा आपका, रुकना नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए सुनिए। ये अखिलेश कुमार हम लोग से जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग सबको। लाइव भी चल रहा है ना? ठीक है। अब आप उस ब्रिटिशर्स को जवाब दे सकते हो, बहुत माकूल जवाब दे सकते हो मेरे भाई। कहना क्या है? अब ऐसे लीक मत देना जाके, मैं समझा रहा हूं। फिरंगियों, तुमने भारत को बनाया कहां? और भारत को तुम क्या बना सकते हो? भारत को तो प्रकृति ने बना के इस दुनिया में भेजा है। अगर समझ नहीं है तो मैप देख लो कि प्रकृति ने कैसे बनाया। 3 तरफ से महासागर और एक तरफ पहाड़ खड़ा कर पूरे विश्व का एक अनूठा देश भारत बना दिया। ऐसे प्राकृतिक सीमा किसी देश को है? नहीं है। तो तुम मेरा भारत बना सकते हो? ये तो राम का भारत है, दिख रहा है? इसको भगवान ने बना के भेजा है और तुम भारत बनाने आया है। थोड़ा सा डैमेज होगा कहोगे। और रही बात तुम्हारे राजनीतिक एकीकरण का, तो इतिहास का पन्ना पलटो। तुमसे ज्यादा बड़ा भारत मौर्यों का था, तुमसे ज्यादा भारत मौर्यों का था कि नहीं? एरियाना का प्रदेश सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य अफगानिस्तान में जाके किया। दुनिया का पहला इंटरनेशनल मैरिज हमारे चंद्रगुप्त मौर्य की रही, और तुम कह रहा है कि हमने भारत बना दिया। तुमने मेरे भारत को खंडित किया है, मेरे भारत मां के अंगों को छत बिछत करने का काम किया है। शर्म करो, है कि नहीं है? तुमने अफगानिस्तान को अलग किया, पाकिस्तान को काटा, म्यांमार को अलग किया, बांग्लादेश का पृथकीकरण किया, और तुम कहता है कि हमने भारत बना दिया। मौर्यों के बाद गुप्तों का भारत देखो, गुप्तों के बाद मुगलों का भारत देखो, और मुगल यदि फिर से मुगल सत्ता समाप्त होती तो कोई नए उठ करके आते। लेकिन भारत का श्रेय मतलब कि हम ही ने भारत बना दिया। अब बताओ, तर्क में
दम है कि नहीं? ऐसे सोच देना है आपको। अगर नहीं सोच रहे हो तो गड़बड़ है। मैं कोई फैक्ट्स आपको अभी तक नहीं पढ़ाया हूं, ठीक है? तो उसी को विकसित करना है ना मेरे भाई, इसी को विकसित करना है ना, इसी के लिए ना आए हुए हैं कि सबको एकदम एक चेतनशील प्राणी बना दिया जाए कि थोड़ा सोच करके पढ़िए, रट करके नहीं पढ़ना है, ठीक है? कभी भी रटना नहीं है, सोचना है, थिंक करना है, डाइजेस्ट करना है और उसको बस उतार देना है जमीन पे। इसलिए इतना उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं। हमने बस इतिहास को क्यों पढ़ा जाए, तो इतिहास को इसलिए पढ़ा जाना चाहिए कि भविष्य की जो गलतियां हुई आज अध्ययन करके और आगे के लिए उसमें सुधार किया जाए। इतिहास का अध्ययन ही इसलिए होना चाहिए। कोई आपत्ति किसी को? देखो, इतिहास अपने को दोहराता भी है। सुना है गांव में, बिना पढ़े लिखे लोग भी अच्छा जानते हैं सब इतिहास सब गांव में। अरे यार इतिहास दोहराता है। हम कहे सच में दोहराता है। इसी बात के लिए हम लोग लाखों रुपया लेते हैं केवल यही बताने के लिए कि इतिहास अपने को दोहराता है। गांव में पढ़ा लिखा आदमी बता रहा है लेकिन ज्ञान नहीं ले रहा है सब। दिक्कत है ना? कैसे दोहराता है एक बार देखो तो। हर्यक वंश याद करो, बिंबिसार राजगद्दी छोड़ने को तैयार नहीं था। अजातशत्रु ने उठाया और कहा बस खत्म। अजातशत्रु का बेटा होता सब उदयी नोगारा सब देखा कि अरे दादाजी का हत्या का राजा बना है। उसने भी उठाया और अजातशत्रु को कहा कि तुम भी जाओ, उसकी भी हत्या किया। पितृहंता वंश बन गया। एक महत्वाकांक्षा फिर मगध से जागृत हुई। जहां बिंदुसार कह रहा था सुसीम राजा बनेगा, अशोक ने कहा ताकत मेरे कंधे पर है, राजा के लिए रिलिएबल हम हैं, असुसीम को राजा बनाएगा। उज्जैन रहता था, मध्य प्रदेश था ना। निकला वहां से, कहा यार सबको ठिकाने लगाते हैं। 99 भाई को ठिकाना लगा दिया। भ्रातृहंता वंश नहीं है। अब इसी इतिहास दोनों को पकड़ो, एक तरफ मिल गया पितृहंता और दूसरी तरफ मिल गया भ्रातृहंता। दोनों को पकड़ कर पहुंचा दो मध्यकाल में। देखो तो दोहरा दिया है कि नहीं औरंगजेब ने। दोनों कैरेक्टर अकेले फुलफिल कर दिया। जब शक्तिशाली हुआ तो पहले भाइयों को ठिकाना लगाया। बहादुरगढ़ के युद्ध में, सामूगढ़ की लड़ाई में, सब देखे होंगे नहीं, भाइयों को ठिकाना लगा दिया। फिर पिता को कहा कि रे तुम ताजमहल बहुत बनवाता है कि नहीं है? तुम्हारे ताजमहल बनवाने के कारण मेरी वाली जो है तंग करके रखी है। देखा तुम लोग? हाँ। अरे रबिया दुरानी का मकाबरा वो भी बनवा रहा था कि नहीं महाराष्ट्र में, लेकिन नियत ठीक नहीं थी, अधूरा रह गया। पकड़ के शाहजहां को बैठा दिया। बड़े इधर जीवन में तुमको एक चीज देंगे, एक चीज खाना मिलेगा, एक स्थान पर रहना मिलेगा और एक व्यक्ति मिलेगा जिससे बात करना है। और ताजमहल बनवाया है। दोनों काम कर दिया कि नहीं? अब शाहजहां ने वहां पर मंथन किया कि एक चीज क्या मांगा जाए। क्या मांगा बताओ तुम लोग कि क्या खाने में मांगा था? चना का मांग किया था। क्या मिलना चाहिए थे? कहा कि चना दे देना भाई, एक ही चीज अगर खिलाओगे, चावल मिलेगा तो सब्जी नहीं, सब्जी मिलेगा तो दाल नहीं, एक चीज कुछ मांगना था। तो शाहजहां ने क्या मांग लिया? चना मांग लिया। कहा चना खींच देंगे। और रहने के लिए कहा दीवाने आम में रहेंगे। अरे तो दीवाने आम क्यों? तो वहां ताजमहल की छटा पहुंचती है, चांदनी छटाएं आती है, आभास होगा मुमताज का। फिर बहुत फिर मुमताज में पड़ा है कि नहीं है? ये चीजें है। कहा कि एक व्यक्ति लो। तो कहा एक व्यक्ति, पुत्री का मांग किया अपने, वही मेरी सेवा में रहेगी, जोहन आरा। ये इतिहास को ऐसे लिंक कर देना है। अब बताओ इसमें कहीं कुछ रटने का जगह है? नहीं है। लेकिन कब होगा? जब आप जिंदा रह के पढ़ोगे तब होगा, और मजा भी तभी आएगा। हम आराम से बहुत धीमे धीमे आगे कंटिन्यू करेंगे। ये यात्रा चलती रहेंगी, ठीक है? यहां देख लो।
प्री के लिए भी अगर हिस्ट्री खंड में कोई सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो कौन? मॉडर्न है। और इस साल तो 69 बीपीएससी में भी मॉडर्न का क्वेश्चन हमने शुरू में ही कहा कि आप लोगों को एक बार लिखना चाहिए था। अगर नहीं पढ़े हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लिखे, लेकिन हम पढ़ाने के क्रम में उस क्वेश्चन को डिस्कस करवा के फॉर्मेट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन ये तय हो जाए कि पढ़ना कैसे है, स्रोत क्या होगा, ठीक है, कितने दिन की क्लासेज होगी। थोड़ा सा हिस्ट्री खंड में मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए बड़ा हो जाता है कि ये कम्बो कराना पड़ता है। इसमें जितना प्री के लिए वेट है उतना ही वेट मेंस के लिए भी है, ठीक है। शुरू कहाँ से करेंगे? तो शुरू सबसे बेहतर है करना भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वहीं से क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। अब यूरोपीय कंपनियों के आगमन में नहीं लिखना है, आज तो पेन कॉपी छूना ही नहीं है, ठीक है। एक दिन तो हमको जान लीजिए ना, दिक्कत नहीं ना है आपको? हाँ, ये अपने दिव्यास्त्र को संभाल रही थी पेन उनको कि अब तो कुछ होगा, लिखाएगा। परेशान हो रही हैं, परेशान नहीं होना है, ठीक है। लिखने में ज़्यादा नहीं रहना है, थोड़ा सा ज़्यादा आपको मतलब सोचना है। आप देखो तैयारी कर रहे हो तो पढ़ने का तुम लोग समय ढूंढते हो, मेरे भाई पढ़ने का समय कुछ नहीं है। आप जहां हो वहीं पर अपने बीपीएससी के चीजों को खंगाल दो ना। 24 घंटा तो सीखने ही क्या है, जो सो रहे हो उसको छोड़ करके। खूब गहरी नींद में सोना ये भी एक अध्याय है, तो समझो कि खूब गहरी नींद ले रहे हो तो तुम इसमें भी अपना अध्याय पूरा कर रहे हो। अब खाना बना रहे हो तो उस खाने में आपको दिखना चाहिए कि इसमें मेरा बीपीएससी कहाँ कहाँ है। हाँ, मास्टर जाके थोड़ा दिखाएगा, मास्टर तो क्लू दे देगा, दे देगा कि नहीं। हर सब्जेक्ट को उसमें कंक्लूड कर लो। अच्छा, ये चावल कौन सा प्रजाति का चावल है, ये कौन सा नाम वाला है, हम लोग कौन वाला खा रहे हैं, किधर इसका उत्पादन सबसे ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्यों दूसरे क्षेत्रों में नहीं होता है, भारत में सबसे ज्यादा भूमि क्यों है चावल उत्पादन की, क्या लाभ है, क्या हानियां हैं। सब्जी पर मंथन कर लेंगे, मसाला पर कर लेंगे। इतने टॉपिक बन जाएंगे ना खाना बनाने में कि खाना खाने के बाद तुमको लगेगा कि तो ज्यादा ही पढ़ लिए, कुछ सोना चाहिए। तो टॉपिक डिसाइड करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना कि आप कैसे सोच रहे हो, ठीक है। एक अपने नाम का फाइल बना लेना आप लोग, और क्वेश्चन कोई भी लिखोगे खुद से, स्वाध्याय जब करोगे तो क्वेश्चन लिख करके उसी फाइल में लाके लगा दीजिएगा, क्योंकि पूरे 24 आवर तो फ्री रहते नहीं है हम लोग। आपका फाइल यहाँ ऑफिस में जमा रहेगा, जब भी हमको समय मिला मैं बैठ करके उसका मूल्यांकन करके उसमें जो आवश्यक निर्देश होगा उस निर्देश को मैं हर कॉपी में नोटबंद कर दूंगा और आप उसके बाद लेके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही सबसे बेस्ट तरीका है। नहीं तो आप क्वेश्चन लेकर के हमको कहाँ कहाँ ढूंढोगे, पता चलेगा यहाँ से क्लास छूटा नहीं कि दूसरा क्लास लगा हुआ है। हम प्रिपेयर्ड हो रहे हैं आगे क्लास लेने के लिए, तुम एकदम पीछे पड़े हुए कि सर क्वेश्चन चलेगा, कुछ नहीं होने वाला है ऐसे, ठीक है। तो हर एक काम सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, और आज से सिस्टम तो हो ही जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए चीजें, ठीक है। और क्लास के बाद में एक फीडबैक भी सबको भरना होता है कि नहीं है। जो है ये थोड़े है कि मैं आपको आके केवल फैक्ट्स पढ़ा के चला जाऊं। मोटिवेशन कहां से ढूंढोगे? संदीप महेश्वरी से, विवेक बिंद्रा से, अरे वहीं ढूंढोगे। और वहां ढूंढते ढूंढते पता चला लड़का अब आईएएस बनने का ख्वाब लेके आया, और वहां जो है ढूंढ गया। अच्छा, वॉइस नहीं जा रहा था, अखिलेश जी मिल रहा है वॉइस? अब अखिलेश जी वॉइस मिल रहा है? जो लोग लाइव जुड़े हैं एक बार यस बता दीजिए, आप लोगों को वॉइस मिल रही है? हम लोग भी संकीर्ण हो गए जब से लाइव चलने लगा। ऑफलाइन क्लासेज में एकदम खोल के चल पढ़ाई होता था, अब तो बंधना पड़ता है कि कैमरा लगा है, समझ रहे हो ना। बहुत दिक्कत है, इस समय से स्किल थोड़ा कमजोर हुआ है।
वॉइस मिल रही है अखिलेश जी? हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू करें, एक बार बताइए। यस, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। क्या बातें हो रही थी आपसे? क्या बात कर रहे थे? हाँ, आप लोग वो फाइल लिख देना, और जो ऑनलाइन वाले लोग हैं, वो जो आप जिस तंत्र से जुड़े हैं, ऐप से, टेलीग्राम से, उस पर आप लोग अपलोड करना भाई, वहाँ मूल्यांकन आप लोगों का होगा। ठीक है, थैंक यू अगले दिन। चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री पर आपसे बात कर रहे थे। हाँ, बातें यही हो रही थी। दूसरा एक शब्द और आपको बताते हैं, एक शब्द इसी कंटिन्यू में, इसी बात में एक शब्द और बताते हैं। देखो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट के लेवल पर, कि ज्ञान के स्तर पर हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश मीडियम से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, तुलना नहीं है। अगर किसी को लग रहा होगा कि गलत है, तो फिर आप लोग उसको बता देना, मैं उसको कंटिन्यू कर दूंगा किसी को बैठा करके, ठीक है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले के पास एक प्रॉपर प्लानिंग होता है। वो आते ही है बीपीएससी करने के लिए, और आके बीपीएससी में लग जाते हैं, उसका प्लान तैयार कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कि नहीं, बीपीएससी के अलावा कुछ नहीं करना है। और हिंदी मीडियम वाला ये आता है नौकरी लेने के लिए, अक्सर हिंदी मीडियम नौकरी लेने आ जाता है। घर से जो गार्जियन के सम्मान को लेकर के वो चला है, वो गार्जियन के सम्मान को कैसे लेकर के चला है, तुम लोग सोचना कि जिस दिन आपने बैग उठाया, आपके साथ आपके गार्जियन का अरमान जुड़ जाता है ना, कि मेरा बच्चा आज अधिकारी बनने जा रहा है, एक दिन अधिकारी बन के आएगा, हमारे घर का, संस्कृति का, सबका मान सम्मान ऊपर करेगा। होता है ना, बच्चे यहां आकर के डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, अपने वादे को भूल जाते हैं। जो मम्मी पापा से वादा किया, वो वादा बहुत पीछे छूट जाता है, और चांद पर घर बनाने के वादों में चल जाते हैं, जाते ही नहीं चल जाते हैं। हाँ, बस वो इमोशन ही है, चांद पर घर बना लेंगे। मैं आपसे एक लाइन ये भी मोटिवेट करके रखूंगा कि चांद पर कोई घर वर नहीं बनता है, ठीक है, क्लियर कर लेना आज ही। आप अब कमीशन के स्टूडेंट हो, वो एक छलवा है, एक बहाना है कि नहीं है। वही वादे आपके साथ जीवन भर रहेंगे जो आपने मम्मी पापा को करके आया है, ठीक है। याद रखना कि अधिकारी बन जाओगे, सारा चीज यहां से क्लियर हो जाने वाला है। दिमाग में एक लक्ष्य रखना है, अधिकारी बनना। हो सकता है कि इस रास्ते में रोड़ा के रूप में आपका कोई हित मित्र दोस्त जरूर आएगा कि आप अधिकारी ना बने, वो एक रोड़ा है, इग्नोर कर देना। भाड़ में जाए दोस्ती, भाड़ में जाए हित, ही है कि नहीं है। कुछ नहीं है जो आपके करियर में अगर बाधा बने, वो कुछ नहीं है आपका, सीधे इग्नोर करो। और किसी से किसी का कोई इमोशन नहीं जुड़ा होता है, ये सब स्वार्थ होता है। आगे कभी यूपीएससी वाले में एथिक्स की जब क्लास लग जाएगी तो देखना, एथिक्स जो लोग पढ़ाएंगे उनसे, वो लोग बताएंगे कि ये इमोशन जो है ना, बहुत छोटा लेवल है, एक स्वार्थ भी है जो हर एक व्यक्ति का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चीजें वहां से कंटिन्यू करनी है, ठीक है। सब लोग ठीक हो? और किसी के अंदर में कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दो। मैंने मोटा मोटा उन चीजों पर बहुत सारी बातें कर दी जो आपके मन में प्रारंभिक स्तर पर क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्लास में इसको दूर कर देना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके बाद भी यदि कुछ बच गया हो तो उसको बता दीजिए। कुछ है क्या? कुछ नहीं है। ये भी एक मृत भाव का ही स्वरूप है कि इतने देर के बाद भी कोई क्वेश्चन मन में नहीं आ रहा है। मतलब आप वन वे स्टूडेंट होकर के पढ़े हो, या फिर साहस नहीं कर पा रहे हो। बस एक नहीं है कि इतना देर सुनने पर भी आप कोई क्वेश्चन नहीं इसमें से क्रिएट कर पाए। ये बात ठीक है क्या? अब कुछ सोच रहा होगा मास्टर तुम चालाक है, कोई स्पेस नहीं छोड़ा जहां हम क्वेश्चन क्रिएट करें, और अब कह रहा है कि तुम लोग गड़बड़ हो। यही एग्जाम है, यही एग्जाम है। एग्जाम की यथार्थता यहीं से निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और वाक पटुता तो एकदम धारदार बना के रखना है। जब बोलने लगे तो बीच में कटना नहीं चाहिए। देख रहा है ना, मोदी महान इसलिए है क्योंकि ये बहुत तगड़ा है, नहीं है। अब कुछ कहता है कि अधिकारी बनने में इसका क्या, हम क्या, इसका बहुत बड़ा रोल है।
इसका बहुत बड़ा रोल है। जिसका ये ठीक है उसका ये ठीक है नहीं है। कैसे बोलते हैं कि जिसकी कश्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, कुछ बोलते हैं ना ऐसे। हाँ, तो ये चीजें चलती रही है नहीं है। और फिर शुरू वाले लाइन को अंत करके अब सिलेबस में चलते हैं। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता, बहुत खूबसूरत कविता है। हाँ, चल चला चल चल ए राही, मिल जाएगी मधुशाला। सुना है? हाँ सुनना। अब मधुशाला मतलब आपको मधुशाला में मैं नहीं भेज रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि अगर कंटिन्यू अच्छे रास्तों पर चलते रहें तो एक न एक दिन आपको लक्ष्य मिलेगा। ठीक है। साथ ही एक मैं आज से एक क्लास लूंगा यूट्यूब पर जिसमें MCQ फॉर्मेट होगा और मुझे अपने व्यू की चिंता नहीं है। उसमें वही क्वेश्चन लूंगा जो सीधे IAS या BPSC के क्वेश्चन होंगे। आज ही से शुरू करने वाले हैं, वही क्वेश्चन होगा। हाँ, सारे स्टेटमेंट वाइज और उसी पर काम करना है क्योंकि गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं। हाँ, जो सब्जेक्ट भी ले लें। चलिए सुनिए। अब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, एक बात सोचो, भारत में यूरोपीय क्यों आए थे? क्यों आए थे? क्या पहली बार आए थे? क्या किताबों में लिखा है वास्को डिगम्बा ने भारत को खोज दिया तो भारत बच्चा है जो भुलाया था जिसको वास्को डिगम्बा ने खोज दिया? ये सब तार्किक विषय है ही नहीं है। तो क्लास को ना कंटिन्यू किया जाएगा भाई। और ये चीज जिसको आ जाए उसको फैक्ट्स कहियो तंग करेगा नहीं, वो तो फैक्ट्स को पटक पटक के मारेगा। हाँ, ये एकदम अपने बिहारी भाषा में। ठीक है। और देखो बिहारी पिच बहुत तगड़ी पिच है। आप लोग भी एक बार लिख दीजिए कि सब लोग तैयार है ना, अब शुरू किया जाए, कंटिन्यू किया जाए क्लास को। लाइव वाले समय आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं समय बीच में नहीं देखता हूं। जब क्लास चल रहा है तो पता ना कि 2 3 4 5 घंटा भी हो सकता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सच में सब बेरोजगार है, ये भी एक रोजगार है। कितना बुर्बक आदमी है। पढ़ने वाले को सरकार बेरोजगारी भत्ता नहीं देती है, इसका मतलब है कि ठीक से पढ़ता नहीं है। नियम उम को ठीक से पढ़िए। पढ़ने वाले को बेरोजगारी भत्ता मिलता है जी? नहीं। सरकार क्या मानती है कि पढ़ना भी एक रोजगार है। यस, चलिए ठीक है, थैंक यू। सबका अनुमति मिल गया। अब सुनो, 1453 से पहले, ठीक है, भी भारत से यूरोप का व्यापार होता रहता था, कोई समस्या नहीं थी। और ये कब से होता है? तो एंशियंट काल से होता है। आप सिकंदर का नाम सुने हो? सिकंदर कौन था? ग्रीक का था। ग्रीक कहां है? यूरोप में। यूरोप से भारत की कनेक्टिविटी थी कि नहीं थी? सिकंदर के बाद भी वहां से बहुत सारे राजदूत आए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थनी जा रहा है, बिंदुसार के दरबार में डायोडोरस आ रहा है, और पोस्ट मौर्य काल में एक रूट विकसित हो रहा है जिसको सिल्क रूट जानते हो आप लोग। सिल्क रूट, उस सिल्क रूट के माध्यम से भारत का पूरा व्यापार हो रहा है यूरोप से, कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत से यूरोप का व्यापार प्रारंभ से ही क्यों होता रहा? एक रचना हमको याद आ रही है। प्लिनी एक विद्वान है यूरोप के, प्लिनी एक विद्वान है यूरोप के, और प्लिनी ने लिखा है, नेचुरल हिस्टोरी का एक पुस्तक है, नेचुरल हिस्टोरी का एक पुस्तक है उसकी। उस पुस्तक में उसने चर्चा किया है, उस पुस्तक में उसने चर्चा किया है कि कैसे यूरोप का भारत के साथ व्यापार था। उसने लिखा कि भारत से यूरोप मसाले जाते हैं और यूरोप से भारत सोना चांदी आ रहा है। इस पर रोम के जो राजा हैं उन लोगों को सोचना चाहिए और इसको बैन करना चाहिए। उस समय से चीजें हम लोग कवर करेंगे क्लास को। हो सकता है आज थोड़ा क्लास बड़ा लगे सबको, तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा तो करना ही पड़ेगा। दिक्कत नहीं ना हो रही है, क्योंकि किताब के भाषा हम नहीं बोल सकते हैं, और इसी के लिए ना आए हैं कि किताब नहीं पढ़ाएंगे। तो फिर आप लोग घर नहीं पढ़ लेते? पढ़ लेते।
तो मैं आपको सोचवाऊंगा। मध्यकाल में भी आप देखो तो स्थिति ठीक रही है। स्थिति खराब कब होती है? तो 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो रहा है और कुस्तुनतुनिया पर अरबों का कब्जा हो जाता है। कुस्तुनतुनिया पर अरबों का कब्जा हो जाता है। वो कंप्लीट रास्ते ब्लॉक करते हैं। यूरोप वाले स्थल मार्ग से अब भारत नहीं आ सकते हैं। कल मैप लगाएंगे, चिंता मत करिए। यूरोप वाले स्थल मार्ग से भारत नहीं आ सकते हैं। यूरोप को भारत की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? तो कृषि का विस्तार यूरोप में हो रहा था। अब कृषि का विस्तार हो रहा था, पशुओं को बंद किया जा रहा था। सर्दी के दिनों के लिए खास करके मांस को लंबे समय तक रखने के लिए मसाले वगैरह की जरूरत पड़ती थी। मिलेंगे कहां से? तो भारत में। जो याद करने की लाइन होगी ऐसे याद करना कि सर कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद भी यूरोप के लोगों को भारतीय मसालों के छौंका भूल ही नहीं रहे थे। खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमारे मसालों से छौंका मारा करते थे। छौंका समझते हो ना? दाल बना के जो छौंका मार देते हैं, वही छौंका चल रहा था यूरोप में। अब बिना छौंका का दाल हमेशा खा पाओगे? नहीं। दिक्कत हो रही है आपको? आप ही से पूछ रहे हैं जी, परेशान नहीं ना है? हाँ, थोड़ा एकदम शिथिल है, इसीलिए एक्टिव रहिए, बोल रही है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे सुनो। अब वहां से प्रयास हुआ कि भारत के लिए एक वैकल्पिक मार्ग ढूंढा जाए। भारत के लिए एक वैकल्पिक मार्ग ढूंढा जाए। दो देश बहुत एक्टिव थे वैकल्पिक मार्ग को ढूंढने में। कौन कौन दो देश थे? एक स्पेन और दूसरा पुर्तगाल। दोनों बहुत एक्टिव थे क्योंकि दोनों ही संपन्न देश थे। दोनों में होड़ लगी थी कि पहले हम तो पहले हम। स्पेन का एक नाविक कोलंबस 1492 में भारत खोजने के क्रम में ही अमेरिकी द्वीपों पर पहुंच गया। द्वीप पर पहुंच के नाचने लगा। ये पहुंच गए तो कहां पहुंच गए? तो इंडिया में। लोगों ने कहा लोल कहीं का है, इंडिया पूरब में है, ये कहां पश्चिम में तुम आ गया है। तब उसको लगा कि लगता है खतरा हो गया, तो नाम रख दिया उसका वेस्ट इंडीज। नाम सुना है ना? उसी का नाम क्या है? वेस्ट इंडीज। माने एक इंडिया जैसा है जो महासागर से घिरा है लेकिन पश्चिम में है, तो नाम हो गया वेस्ट इंडीज। फिर पुर्तगाल वो गलती नहीं किया। पुर्तगाल वो गलती नहीं किया। पुर्तगाल बहुत सोच समझ के चल रहा था। यहां देखो, ये अफ्रीका है, अगर मान लें ये अफ्रीका है, और इधर चलने के बाद जो है यहां भारत है। ये अफ्रीका है और यहां भारत है। विश्व मैप पर, विश्व पटल पर यही स्थिति है। यहां से एक व्यक्ति चला था 1486 में, बहुत पहले 1486 में। नाम था उसका बर्थिलोमियो डियाज। बर्थिलोमियो डियाज। बर्थिलोमियो डियाज। क्या नाम था? बर्थिलोमियो डियाज। इसने यहां तक पहुंचने की हिम्मत करी। बाद में कहा कि अब थोड़ा घर पे बाल बच्चों की याद हो रही है यार, नहीं जाएंगे यहां से। यहां तक पहुंच चुका था। इस जगह को जानते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, केप ऑफ गुड होप। उन्होंने खोज किया था किसका? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप का खोज किया था उसने। उत्मासा अंतरिप, या इसी को बोलते हैं आशा अंतरिप, सब इसी का नाम है, आशा अंतरिप। केप ऑफ गुड होप, उत्मासा या आशा अंतरिप। एक घोड़ा का व्यापारी भारतीय था। बेचारा घोड़ा जो है वो ईरान से खरीद के और यूरोप में ले आके बेचता था। अब्दुल मुनीद गुजराती। देखो, अगर खोज लिखाना चाहिए तो उसके नाम पर लिखाना चाहिए। ये तो यूरोपीय इतिहासकार प्रभुता की देन है कि उसका नाम ही गायब कर दिया गया इतिहास से। उसका नाम ही नहीं मिलता है। अब ये घोड़ा लेकर के पहुंचा था। घोड़ा लेकर के पहुंचा था
पुर्तगाल, तब तक वास्को डिगामा अपना 3 जहाज एकदम तैयार कर के और प्रैक्टिस कर रहा था कि भारत खोज के मानेंगे। मिल गया वास्को डिगामा को अब्दुल मुनीद गुजराती। उसने अब्दुल मुनीद गुजराती से कहा कि इंडिया चलोगे? कहा कि ना ना, हमको अभी ईरान जाना है, पैसा वैसा लेके जाएंगे। कहा कि सुनो, जाना आना खाना सब फ्री रहेगा। अब बताओ, एक इंडियन को अगर इतना चीज फ्री मिल जाए, समझ रहे हो जी, कहीं चला जाएगा, वो चांद पर से घुमाएगा। यही तो चाहिए 3 चीज। जी हाँ, यही 3 चीज चाहिए, बाकी सब चीजें रेडी रहेंगी। अब जैसे ही उसको कहा गया कि सब फ्री मिलेगा, कहा कि एकदम चलेंगे, निश्चित रूप से चलेंगे। यहां तक तो रास्ता देखा हुआ था, उत्मासा अंतरिप तक पहुंचने में दिक्कत थी नहीं थी, तुरंत अटलांटिक में कूदा। अटलांटिक से होते होते यहां से, यहां अटलांटिक है, अटलांटिक ओशियन, आशा अंतरिप तक पहुंचा। अब यहां अब्दुल मुनीद गुजराती को उतारा गया, कहा कि अब देखो तो इधर चारों तरफ पानी ही पानी है कि नहीं है? कुछ तुमको लग रहा है, आगे पता नहीं चल रहा है भाई, लेकिन हमको लग रहा है कि हम लोगों को इधर बढ़ना चाहिए, इधर ही बढ़ना चाहिए। और इधर बढ़ने के क्रम में अपने 3 जहाजों के साथ वास्को डिगामा 1498 में कहां पहुंचता है? हाँ, कालीकट पहुंचता है, कालीकट पहुंचता है। कालीकट का शासक है जमोरिन। कालीकट में कौन राजा है? जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया। याद रखना, क्वेश्चन कहियो नहीं आएगा कि कालीकट में जमोरिन ने भव्य स्वागत किया। क्वेश्चन आएगा क्या? इसका आगे वाला स्टेप, कि पहले तो बहुत स्वागत किया था, बाद में दोनों के बीच संघर्ष हो गए, वो पुर्तगालियों का विरोध करना शुरू कर दिया। अब स्टेटमेंट बनाएगा कि जमोरिन के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है या सत्य है। तो पहला नंबर 1 सत्य पूछ रहा हो फटाफट, तो जमोरिन कालीकट क्षेत्र का राजा था, सही है भाई। वास्को डिगामा का स्वागत किया था। तीसरा स्टेटमेंट, वास्को पुर्तगाल का बाद में उससे संघर्ष हो गया, यही सही है, पुर्तगाल से बाद में संघर्ष हो गया। अब सीखना क्या है हम लोगों को, कि क्यों पहले स्वागत किया और क्यों बाद में संघर्ष हो गया। इसकी बीच की जो कड़ी है वो आपको मेंस का दरवाजा खोलेगी, क्योंकि आपके पास शब्द आने लगेंगे। आप कहोगे कि सर, भारत वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा वाला देश, अतिथि देवो भव की विचारधारा वाला देश, जमोरिन पहले इसलिए स्वागत किया होगा कि उसे लगा होगा कि ये व्यापारी लोग हैं, आए हैं, व्यापार करके चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसको कहीं दिखा होगा कि ये व्यापारी के साथ साथ साम्राज्यवादी विचारधारा लेकर के आए हैं, तो उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया होगा। कोई बड़ा चीज है? क्यों स्वागत किया, क्यों विरोध किया, एकदम आसानी से निकल गई। और फिर इसके बाद शुरू होता है पूरे पुर्तगाल की यात्रा। 1502 में वास्को डिगामा फिर भारत आता है, लेकिन पहले वाला मजा भारत में नहीं पाता है, क्योंकि अब इस बीच में बहुत सारे लोग आ चुके थे। फर्स्ट बार में पता है ना सबको, ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि उसने जो मसालों को यहां से यूरोप लेकर के गया, उसे यात्रा भाड़ा को छांट कर 60 गुना का लाभ हो गया था। अब कौन नहीं चाहेगा भारत आना? सब लोगों के मन में ये भावनाएं थी कि भारत चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है सबका? अब यहां से पुर्तगाल को हम लोग एक बार फिट कर लेंगे
और बहुत मार्केबल लाइन बना देंगे कि भारत में कौन कौन सी कंपनियां किस क्रम में आई है। मोटा मोटा याद रखना, जैसे पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी। स्वीडिश पर जाने की जरूरत भी नहीं है, पांचों को याद रखिए, क्वेश्चन कुछ भी नहीं छूटने हैं। कौन कौन? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। हो गया सबका? इनका आने का क्रम भी यही है, इसी क्रम में आए थे। अगर किसी को इतना भी याद नहीं है कि कंपनी की कब स्थापना हुई, कैसे हुआ, तो चलेगा, थोड़ा सा ये क्रम जरूर याद रखना, क्योंकि परीक्षा में जब ये चल देगा ना, तो इस क्रम से ही क्वेश्चन का जवाब आप एलिमिनेट करके दे दोगे। अब तो बीपीएससी में भी एलिमिनेशन आ गया, देख रहा है? इस साल के क्वेश्चन में सब एलिमिनेट करके जवाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? तो उस तकनीक पर क्यों नहीं आप अटैक कर रहे हैं भाई? ये अभी भी तोता बने हुए हैं, दुखद बात होगी। कितने लोगों को पुर्तगाल में पढ़ना है? हम लोगों को कितने लोगों को पढ़ना है? 4 लोगों को पढ़ लेते हैं। एक पढ़ लेते हैं अल्मीडा को, डी अल्मीडा, अंग्रेजी में भी अल्मीडा ही होगा। आगे पढ़ लेते हैं अल्बुकर्क, ठीक है। फिर पढ़ देते हैं नूनो डी कूना, डी कूना। और एक पढ़ लेंगे हम लोग, हिंदी अंग्रेजी दोनों मिला के देख देते हैं, जुआ द कास्त्रो। बस इन्हीं लोगों के बारे में अगर खूब बढ़िया तुम लोग पढ़ लिया, समझोगे कहानी बन गई। हाँ, कुछ है, क्यों आए, क्या किया, गवर्नर पहला कौन था, किसे वास्तविक मानते हैं, उसने क्या किया, इनकी व्यापारिक कोठियां कहाँ थी, कौन कौन से फसल लेकर के आए, भारत में इनकी उपलब्धियां क्या रही, प्रारंभ में आकर के भी लगभग 100 वर्षों तक जो एकाधिकार बनाए रहे कि नहीं पुर्तगाली सब, 100 वर्षों तक एकाधिकार था इस सब का। उसके बाद भी अंग्रेजों से क्यों हार गए? सवाली का युद्ध 1612 देखो। बस इन्हीं चीजों को दिमाग में घुमा लेना है, कोई दिक्कत है? ठीक है सब लोग, मेरा काम है आसान करना, मैं कठिन बनाने के लिए नहीं आया हूं। पहला शर्त क्या है कि आपको एकदम आसान स्तर पर इन चीजों का एक ड्राफ्ट करके दे दें कि भाई तुम लोग इसी रास्ते पर चलो, यही रास्ते पर महान लोग गए हैं, हम लोगों ने पहुंचाया है उन्हें और सफल भी हुए हैं। ये रास्ते एकदम अप्रूव्ड रास्ते हैं, ठीक है, अपना रास्ता नहीं बनाना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मतलब घर में बैठ के ही, अभी ठंडा के दिन में क्लास नहीं आते हैं, बहुत ठंडी है, चलो आज सेल्फ अध्याय मार लेते हैं। अब मेरे इतिहास का जाना हुआ आदमी सेल्फ अध्याय को इतना आधार बना रहे हो तुम लोग, बताओ। महावीर ने सेल्फ अध्याय किया, आप बुद्ध ने मार्गदर्शक को पकड़ लिया, दोनों में अंतर है कि नहीं है? महावीर 12 साल में आईएएस बने, अब बुद्ध कितना दिन में? 6 साल में बन गए। क्यों बना बुद्ध ने 6 साल में? क्योंकि उसने एक मार्गदर्शक पकड़ लिया, एक नहीं दो को पकड़ लिया, अलार कलाम और उद्धक रामपुत्र, 2 को पकड़ लिया। महावीर ने कहा सेल्फ स्टडी मारेंगे, लगे 12 साल। सेल्फ स्टडी से सफल हो जाइएगा, लेकिन समय आपका बढ़ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें कितनी बातों को पढ़ोगे, तो पहला कि ये प्रथम गवर्नर था, और दूसरा इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आई है। डी अल्मीडा का सबसे फेमस क्या है कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई है। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या, ये पढ़ाना है ना हमको कि ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या। ये केवल नहीं छोड़ना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आई। सुनो, ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या, बहुत सामान्य सी बात है कि पुर्तगालियों से पहले समुद्र पर किसी का अधिकार नहीं था, ये सामुद्रिक ट्रेड फ्री थे, ये समुद्र पर किसी का अधिकार नहीं था। किसी देश का जहाज हो, अगर पानी में जल में जा रहा है
तो उससे कोई टैक्स नहीं लेता था, कोई टैक्स नहीं लेता था। वो जहाज जिस तट पर लगता था, वह तट जिस राजा के क्षेत्र में होता था, वह राजा उससे कर वसूलते थे। जल में कोई टैक्स वैक्स की बातें नहीं थी। यह अल्मीडा पहला व्यक्ति था जिसने ये नियम लगाया कि ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति, कि कोई भी जहाज जब इधर से गुजरेगा तो उसको कर देना पड़ेगा। अगर बिना कर दिए गया तो उसकी जहाजें जब्त कर ली जाएगी। और आगे यही नियम थोड़ा और दुरुस्त हो रहा है, जहां एक और नियम लेकर आ रहा है, आर्मडा व्यवस्था या काफिला व्यवस्था। जब वो देखा कि सर ब्लू वाटर पॉलिसी तो हिट कर गई, मतलब टैक्स आने लगे और वहां से आने लगे जिसका किसी को उम्मीद नहीं था, तो कहा आर्मडा काफिला लेके चलेंगे। क्या लेकर के चलेंगे? आर्मडा काफिला लेकर के चलेंगे। यहां से आर्मडा काफिला लेकर के चलेंगे। आर्मडा काफिला में क्या होता था कि किसी भी देश में जो व्यापारियों की जहाजें जाती थी ना, उन जहाज के बेड़ों के साथ नौसैनिक जहाज लगा दिए जाते थे, जो उनकी सुरक्षा में जाते थे, और उसके बदले जो पैसा कर लिया जाता था वो इस आर्मडा काफिला का हिस्सा होता था। आर्मडा काफिला का हिस्सा होता था। ठीक है अखिलेश जी, सुनिए, मजा लीजिए आप लोग। आज कुछ भी लिखना नहीं है, सुनना है सब चीज को। आर्मडा काफिला होता था, समझ गए हो मेरी बात को? अब देखो, कोई सा भी यहां से एक जहाज निकला और उस जहाज को जाना है यहां सऊदी अरबिया के तरफ, सऊदी अरबिया के तरफ। तो यहां क्या करता था ये सब कि इन जहाज के आगे और पीछे अपना नौसैनिक जहाज लगा देता था। किस नाम से? सुरक्षा के नाम से, कि आपके जहाज को कोई समुद्री डाकू कोई लूट नहीं सकता है, हम आपको सुरक्षा देते हैं जल में। याद रखिएगा, उनके इस नीति का पालन मुगल भी करते थे। मुगलों से भी डरता था सब। मात्र एक पास दिया था, साल में एक पास भेजता था कि एक बार अपने जहाज को जहां मन करे भेज लीजिएगा, दोबारा भेजिएगा तो टैक्स ले लेंगे। इसीलिए ना पुर्तगालियों से मुगल सब जला रहा कि मेरे देश में आया, हम ही से टैक्स ले रहा है। जैसे ही सवाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को मारा, कि जहांगीर ने कहा कि सुनो तुम सूरत में भी फैक्ट्री खोल लो। उसी युद्ध के बाद ना 1612 में सवाली का युद्ध हो रहा है, अंग्रेज पुर्तगाली को पराजित कर रहे हैं, और 1613 में सूरत में कंपनी शुरू करवा दे रहा है। ये सब फंसा देना है बस, कड़ी से कड़ी को। नहीं फंसेगा? नहीं फंस जाएगा? फंस जाएगा, फंसना चाहिए। नहीं फंसेगा तो जितना मेहनत करना हो कर देंगे, लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्ट हो। और जो लोग एब्सेंट है उनको आप लोग एक सूचना पहुंचा दो कि भाई एक नई क्रांति है कि नहीं है, इस क्रांति का हिस्सा बनते हैं और हर एक व्यक्ति को अधिकारी बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेशली मैं इसी उद्देश्य से हूं कि बीपीएससी वाले क्लासेज को एकदम मानक पर चलेंगे और सबको यूपीएससी में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, सर से भी बात हुई है, फिर आ रहे हैं आप लोगों से बात करेंगे सर, सबको यूपीएससी स्तर पर कन्वर्ट कर देना है। सब लिखो। क्यों नहीं लिखोगे? जब तुमको व्यवस्था मिल रही है तो कोई दिक्कत है? तुम्हारा अगर टीचर, फैकल्टी, कंटेंट, क्वालिटी दिल्ली के कंपेरिजन में तनिक भी कमजोर नहीं है तो आप कैसे कमजोर आ जाएंगे? रहेंगे क्या? अरे अगर आपका क्वालिटी, आपका टीचर, आपका कंटेंट दिल्ली के बराबर है तो आप क्यों नहीं मुखर्जी नगर के बच्चों में आंख डाल के बात करोगे कि हम भी आईएएस की तैयारी करते हैं? ये काम कर ले हैं। ठीक है, रुकिए। अब यहां देखो, आर्मडा काफिला इसमें ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के चला। ये अल्बुकर्क के बारे में थोड़ा पढ़ के आना। ये थोड़ा सांप्रदायिक प्रकार का व्यक्ति था, सांप्रदायिक प्रकार का व्यक्ति था।
क्यों हमने कहा है कि यह सांप्रदायिक टाइप का व्यक्ति था भाई? क्योंकि इसमें धार्मिक कट्टरता थी, ये नस्ल भेद करता था, यूरोपीय पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करता था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था कि एक तो उसकी व्यापार बढ़ेगी और दूसरा कि जो उसके अंदर में साम्राज्यवाद की भावनाएं थी, साम्राज्यवाद की भावनाएं भी आगे बढ़ेगी। देखा है ना, हरा सको तो हरा दो और नहीं हराओ तो हाथ मिला लो। इसी फिल्म ने में बहुत बढ़िया डायलॉग बोला था, यदि दुश्मन की गाड़ी बहुत तेज जा रही हो तो उसका एक्सीडेंट कर दो, अगर संभव नहीं है तो उसके गाड़ी में सवार हो जाओ। तो वो ये माध्यम ढूंढ रहा था कि कैसे भारतीयों को हैंडल करना है। भाई करेंगे हैंडल। थोड़ा सा घर से पढ़ के आइएगा, ये क्लू दे रहा हूं। क्लासेज अभी आधा घंटा और चलेंगी, आज यही खत्म नहीं हो रहा है, बस ये कल पढ़ाएंगे, इसको पढ़ के आइएगा। ये नुनो डी कुना कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसी के समय गोवा को राजधानी बनाया। गोवा जीता कब गया? तो अल्बुकर्क के समय में जीता जा रहा है। 1510 में गोवा को आदिल शाह, जो आदिल वंश का था, उस आदिल वंशीय शासक से छीना जा रहा है 1510 में। वो भी छीना गया विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की सहमति से। खुद से नहीं छीन लिया, मजबूत शासक था कृष्णदेव राय, लेकिन वो सहमति दे दिया। क्यों दिया? क्यों दिया सहमति? तो कृष्णदेव राय को भी पुर्तगालियों से स्वार्थ था कि पुर्तगाली को घोड़े के व्यापार पर एकाधिकार था। पुर्तगाली अच्छे नस्ल के घोड़े का व्यापार करते थे। अब भारतीय राजाओं को युद्ध लड़ने के लिए चाहिए क्या? तो घोड़ा। कृष्णदेव राय को लगा कि हम पुर्तगालियों का सहयोग कर देंगे तो पुर्तगाली हमें देंगे घोड़ा, और घोड़ा से हम पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। समझ रहे हो ना? बस इसी कड़ी को तो ठीक कर देना है। जुआ द कास्त्रो, नुना डी किन्हा ने राजधानी बना दिया। अब वहां एक खतरनाक व्यक्ति आता है, जुआ द कास्त्रो। जुआ द कास्त्रो ने गोवा में मंदिरों को नष्ट करवा दिया। पहला पुर्तगाली या कोई यूरोपीय जो मंदिर को सबसे ज्यादा तोड़वाया हो, जुआ द कास्त्रो। उसने गोवा में मंदिरों को तोड़वा के बराबर कर दिया है। पुर्तगालियों ने क्या लाया भारत को, क्या दिया? होगी सब फसल के दुनिया में बहुत काम किए, तंबाकू लाए, आलू लाए, कद्दू लाए, अनानास लाए, ये सब तो पुर्तगालियों ने ही लाया। हमें बिगाड़ने का काम तो सब वही सब किए। हम तो बहुत देश के लोग हैं, हम तो ऋषि कणाद के एटॉमिक थियरी वाले हैं, है कि नहीं है? हमारे यहां तंबाकू लाए और अपना तंबाकू छोड़ के हमको पकड़वा दिया। पकड़वा दिया कि नहीं? ये आज लड़के खींच रहे हैं, नहीं तो हमारे यहां तंबाकू की भावनाएं नहीं चलती थी। हम लोग तो सीधे सोमरस वाले थे। ठीक है, तंबाकू नहीं समझती है, तंबाकू नहीं समझनी है। हमको लगा वो पूछी है कि तंबाकू किसको बोलते हैं, तो आप हिंट्स कर रही हैं, ऐसा नहीं ना है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इतना ही पढ़ लेना है। लेकिन इन लोगों ने दिया क्या? तो प्रिंटिंग प्रेस दिया है हमें। इन लोगों ने क्या दिया? प्रिंटिंग प्रेस किया दिया। गोथिक शैली का विकास किया, जिस शैली में भारत में बहुत उत्थान का काम हुआ है, पुर्तगाली का काम खत्म। इतना ही के इर्द गिर्द रहना है। अब किसी को कुछ रटना पड़ेगा? जितना बात बोल दिए, इसी के इर्द गिर्द में आपको इतना ही पढ़ना ही है। या ज्यादा पढ़ना है तो कोई बताओ हमको कि क्या पढ़ना है इससे आगे। पढ़ लेना है इनकी व्यापारी कोठियों की, ये कैसे कोचीन में लगा दिए, मसूलीपट्टनम, नागपुर, हुगली। क्यों वहां लगाया गया? व्यापारी कोठियों से प्रश्न पूछ लेते हैं यहां पे, ठीक है। और फिर रुको रुको थोड़ा सा, इसको और कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। पुर्तगाली, इसके बाद डच, ब्रिटिश के बाद कौन है?
डेनिस, और डेनिस के बाद फ्रेंच, फ्रांस। यही क्रम है उनका भारत में आने का। एकदम शॉर्ट रखिएगा। ये देखिए, ये सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद तक बने रहते हैं, सबसे बाद तक बने रहते हैं। भगाना पड़ता है इनको, पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा आजादी के बाद 1960 के दशक में, पता पड़ा है कि नहीं। ये बेदरा के लड़ाई के बाद अपना सब बेच के भाग गए, भागते हैं कि नहीं। 1795 सब बेच दिया अंग्रेजों को। 1759 में बेदरा का युद्ध हो रहा है, बंगाल में एक जगह है बेदरा। 1795 में ये बेचना शुरू करते हैं, बेच करके निकल गए। रह गई बातें इनकी, रह गई बातें इनकी। तो सीखना इन्हीं को है ज्यादा। पूरा सिलेबस में किनको कवर करना है, इन्हीं को कवर करना है। डेनिस टोटल मिला के 4 लाइन, डेनिस टोटल मिला के 4 लाइन, 4 लाइन में सिलेबस खत्म डेनिस का। फ्रेंच, फ्रांसीसी, ये भी पूरा महत्वाकांक्षा के साथ आए थे कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देंगे, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देंगे। इस भावना के साथ वो भारत में आए थे, लेकिन खदेड़ पाए क्या, नहीं। थोड़ा ठीक ठाक इनको पढ़ना है। मतलब नंबर 1 जो सबसे ज्यादा पढ़ना है इनको, सेकेंड नंबर में इनको, और इनको तो मोटा मोटा एक जानकारी लेकर के हमें रखनी है। क्यों नहीं खदेड़ पाए, सुनो। इन्होंने क्षेत्र का गलत चुनाव कर दिया। एक इतिहासकार ने बड़ी सुंदर लिखा कि जहां एक तरफ अपनी सफलता की चाबी डुप्ले कर्नाटक में ढूंढ रहा था, वहीं ये चाबी क्लाइव को बंगाल में हाथ लग गई। देखो तो सही है कि नहीं, कि डुप्ले ये चाबी कहां ढूंढ रहा था, कर्नाटक में, और चाबी कहां गिरा था, बंगाल में। क्यों गिरा था, क्यों बंगाल में हाथ लग गई। सर बंगाल का इकोनॉमी बहुत हाई था, वहां समुद्री तट यातायात के लिए भी पर्याप्त थे, प्राकृतिक तट है हुगली, वहां सब कुछ मिलने लगा एक जगह से ब्रिटिशर्स को। सोरा, कपड़ा, नील, सबका व्यापार होने लगा। इसलिए दूसरा कि दोनों में अंतर भी रहा है। ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी, तो कहना ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। सर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्यों कहा हमने, क्योंकि यह निजी व्यक्तियों के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके द्वारा स्थापित था, हाँ, निजी व्यक्तियों के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। 1599 में 80 लोगों ने मिल करके इस कंपनी को बनाया था, निजी कंपनी थी। और ये क्या, लुई 14वां का एक मंत्री कोलबर्ट राजा से कहा, अरे आप भी ये कंपनी बना दो। सर देखो पुर्तगाल वाले कितना एकदम मलाई मार रहे हैं, डच वाले इतना सिंपल होकर के, डच पता है ना, नीदरलैंड, ये डच वाले इतना कमजोर होकर के वो भी मलाई खा रहे हैं। ब्रिटिश देखो कहां से कहां पहुंच गया, तुम हाथ पर हाथ रख के बैठे हो। तो इसने सरकारी कंपनी बनवा दिया कोलबर्ट, किसको, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब एक बात बताओ, यही से आपको एक धारा घुमानी है। कैसे, तो ये ब्रिटिश की रणनीति थी भारत को जीतना, या फिर वो भारत को इसलिए जीत गए कि एक संयोग था। क्या कहोगे, रणनीति कहोगे कि संयोग कहोगे। बात फंसते जा रहा है ना, बताइए। ब्रिटिश प्लानिंग करके आए थे भारत जीतने के लिए कि संयोग से जीत गए। यही कह रही है कि संयोग भी था और रणनीति भी था। सर मैं ऐसे कहे क्या कि समय पर उनको सद्बुद्धि आ गई, यही कह रहे कि ये सही ढूंढे है। सर हाँ, हाँ। देखिए आप लोगों का कितना बातें जो है काट्य निकल रहा है। अकाट्य बातें बोलनी है सबको, ठीक है, अकाट्य बातें सबको बोलनी है कि अच्छा बोल दिए तो मतलब बोल दिए, लकीरें खींची जाएगी। आखिर वो बंगाल से ही क्यों अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे,
अगर उनकी महत्वाकांक्षा साम्राज्य विस्तार नहीं थी, वो आए थे व्यापार ही करने के लिए, तो बंगाल में वो कहला खुरपात करने लगे। जब एक बार सिराजुद्दौला ने कहा कि किलाबंदी नहीं होगी, फिर किला बनवा रहे हैं, सेना लेके आ रहे हैं। ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी से? ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी से? कि व्यापार करो। तो बताएगा कि कंपनी का क्या सोच था उसके प्रति? कंपनी सरकार को भी हम क्लीन चिट नहीं देते हैं। क्यों क्लीन चिट नहीं देते हैं भाई? कि सरकार ने कंपनी को कहा तुम मेरा झंडा लगा के जाओगे, तुम्हारा कोई झंडा नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडा क्या थी? तो जो ब्रिटिश झंडा था। कहीं ना कहीं इसमें दिखता है ना कि दाल में कुछ तो काला था। दूसरा, उन्होंने कहा कि तुम अपनी अभी सेना बनाओ, लेकिन तुम्हें उसके लिए जितनी आर्थिक या सैनिक जरूरत होगी उसको हम पूरा करेंगे। तो तुम्हें कंपनी को क्यों ऐसे फ्री कर रहे हो? अभी अडानी वाला बात थोड़े है। कुछ नहीं बोलेंगे इस पर, मैं खामोश रहूंगा, ठीक है। दूसरा कि ब्रिटिश ये भी कहा था कि अगर भारत में जाकर के कोई क्षेत्र तुम जीतते हो तो उसे ब्रिटिश का विजय माना जाएगा। क्यों? अगर जीत रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम्हारा क्या बात है भाई? तो इन सब बात को अगर हम लोग एक साथ जोड़ते हैं तो यह हमें संयोग के साथ साथ प्लानिंग भी नजर आता है कि कुछ तो रही होगी ना उनमें, कुछ तो बातें होगी, वरना ऐसे ही कोई क्या, हाँ, बेवफा थोड़े होता है कि नहीं है। हाँ, ये बातें चलती रहती है ना, तो ऐसे थोड़े बात है। हाँ, यही बात रही होगी वहां पर, ठीक है। हाँ, बताओ 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 भाई, किसी को और कुछ पूछना हो? आज जब हम केवल इसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं तो ब्रिटिश फ्रांसीसी से क्यों जीत गए? सोचना यह है, ब्रिटिश फ्रांसीसी से क्यों जीत गए? क्या कहोगे कि सर फ्रांसीसियों के पास, फ्रांसीसी एक गवर्नमेंट कंपनी थी जिसका निर्णय थोड़ा बहुत शिथिल तरीका से होता था, और वो निजी कंपनी थी, तुरंत डिसीजन ले लेते थे। दूसरी बात रही होगी कि उनके पास कुछ अच्छे अनुभवी लोग मिल गए, जिसमें क्लाइव वगैरह का नाम आ जाएगा। तीसरी बात है कि डुप्ले जब भारत को समझ पाया तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद उसको बुला लिया गया। खूब बढ़िया लड़ा था द्वितीय कर्नाटक युद्ध, वो समझ गया था ब्रिटिशर्स के नब्ज को। तो जब मौका मिला तो डुप्ले को बुला लिए, लाली को भेज दिया और लाली लाल हो गया। बात है कि नहीं है? हाँ, एकदम आसान चीज है। फिर इसके बाद थोड़ा और कंटिन्यू कर लो, आगे बढ़ा लो इसको, कह दो कि उन्होंने जो बंगाल क्षेत्रों से व्यवसाय करना शुरू किया तो बंगाल समृद्ध था, उन्हें अच्छा कर मिल जाता था, ये भी कंटिन्यू हो गया। तो ऐसे जोड़ जोड़ करके आगे बढ़ा लेना है। गवर्नर जनरल वायस राय में थोड़ा भी आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं तो लड़का जाकर के वहीं पर गिर कि बाप रे अब तो रटना पड़ेगा, है कि नहीं है। ये कब क्लाइव आया, कब जो है डलहौजी रहा, कब कर्नवालिस था, ये सब डिटेल रटना है, कुछ नहीं करना है, सरल है। बस उनके कार्य को पढ़ जाओ, उसका डेट तुम्हारे दिमाग में फिगर बन जाएगा। तो उसने क्या किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म किया, कानून लेकर के आया है ना, ये तो याद रहेगा 1829 में बंगाल लागू किया था। तो उसका कार्यकाल कुछ इसी के इर्द गिर्द होगा ना, इसी के इर्द गिर्द होगा कि नहीं। और एक मोटा मोटा डाटा रखिए, ठीक ठाक याद रहेगा। बहुत पतला डाटा नहीं रखना है। पतला डाटा मीन्स ये कि रेयर फैक्ट्स नहीं रखना है, नहीं तो कंसेप्ट गायब हो जाएगा। बहुत दूसरे टाइप का फैक्ट्स अगर रखने लगे तो कंसेप्ट वह खराब हो जाएगा। जरूरत किसकी है, फैक्ट्स की कि कंसेप्ट की? कंसेप्ट की ज्यादा जरूरत है फैक्ट्स की तुलना में, क्योंकि अब अपना एग्जाम का आप क्वेश्चन उठा लीजिए, फिर उसको एनालिसिस करो कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। यहां से हम लोग को सबसे ज्यादा मजा आना है कहां, कि जब चलेंगे हम लोग राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, नेशनलिज्म पढ़ेंगे,
लेकिन नेशनलिज्म तो अभी नहीं चलेगा। नेशनलिज्म तक पहुंचने में हम लोगों को कम से कम 25-30 क्लासेज की यात्रा करनी पड़ेगी, तब ना राष्ट्रवाद आएगा। राष्ट्रवाद को क्या मानते हो तुम? राष्ट्रवाद को कैसे देखते हो तुम? राष्ट्रवाद क्या स्वस्फूर्त था? माने भारत में राष्ट्रवाद ये भारतीयों की देन है कि यूरोप की देन है? सब पर जस्टिफाई करना होगा कि नहीं? ये देश नहीं झुकने देंगे, ये देश नहीं बिकने देंगे, ये भी तो राष्ट्रवाद है ना। इसी के इर्द गिर्द आपको समझना है। लेकिन जब राष्ट्रवाद नहीं समझोगे तो तुमको राष्ट्रीय आंदोलन समझ में नहीं आएंगे कभी। और जैसे ही देखो किसी भी घर में कहीं भी देखोगे अच्छाई बुराई साथ में निहित रहती है, तो जैसे ही राष्ट्रवाद जन्म लेगा उसका एक ऐसा भाई भी आ जाएगा जो थोड़ा दुराचारी है, संप्रदायवाद। संप्रदायवाद को छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते हो। तो राष्ट्रवाद के बाद दूसरा कौन आ जाएगा? संप्रदायवाद। संप्रदायवाद। अब संप्रदायवाद क्या करेगा कि जहां राष्ट्रवाद कमजोर हुआ संप्रदायवाद हावी हो जाता है। देश में धर्म के आधार पर दंगे होने लगे, बलवा होने लगा, जो है कत्ल होने लगा। लेकिन जैसे राष्ट्रवाद मजबूत हुआ संप्रदायवाद खत्म हो जाता है। हम 300 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदेंगे लेकिन भारत चाइना को परास्त करे, क्या है? राष्ट्रवाद है। 300 रुपया भी पेट्रोल खरीदने को तैयार है। अभी हमारे सेना प्रमुख ने आज ही कहा है, पढ़ाई की नहीं तुम लोग अभी न्यूज में, कि चाइना वालों इसे 1962 का भारत मत समझना, ये 2024 का 62 है। हाँ 2024 का भारत है, सॉरी 2024 का भारत है। और यहां एक के बदले 2 दिए जाते हैं। दे रहे हैं कि नहीं? हम लोग दे रहे हैं। चाइना को भी सोचना पड़ा है। यही तो राष्ट्रवाद है ना। देखा, राष्ट्रवाद भारत के हर एक व्यक्ति में निहित है। आप कभी भी राष्ट्रवाद को जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर मत बांटना, नहीं तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। जब देश में आंतरिक समस्याएं उस राष्ट्र को अस्थिर करती है, तब तक राष्ट्रवाद आकर के अपना मोर्चा संभालता है। समझ रहे मेरी बात? भाई इतना एनर्जेटिक हूं तो आप लोग क्यों भाई क्यों मजा नहीं जंग रहे हो? एनर्जेटिक रहो। देखो, जब देश में आंतरिक समस्याएं चुनौती बनती है तो राष्ट्रवाद आकर के वहां मोर्चा संभालता है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व की यह लीला रही है। जापान में बैंक दिवालिया हो गया, लोगों के पास खाने के लिए नहीं थे, आंतरिक कलह शुरू होने वाला था कि हिटलर ने पकड़ लिया नेशनलिटी को, राष्ट्रवाद को। पकड़ा है कि नहीं? शुरू होता है फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की बात कर रहा था मैं। राष्ट्रवाद को पकड़ दिया कि देखो ये राष्ट्रीय झंडा, ये राष्ट्रगान क्या कह रही है, लोग सड़कों पर चल रहे हैं। भारत में भी होता है कि नहीं होता है? पुलवामा अटैक 26/11 जो आतंकी हमला हुआ, भारत के मुसलमानों ने उन आतंकियों के शरीर को अपने कब्रिस्तान में दफनाने से मना कर दिया कि ये नापाक इरादे वाले हमारे कब्रिस्तान में क्या करेंगे। देखा है कभी ये सब चीजें? नहीं। ये क्या है? राष्ट्रवाद है। बहुत क्लियर रहेगी। संप्रदायवाद तो समझ ही रहे हो, धर्म के आधार पर जो है वो संप्रदायवाद है। फिर गांधी की एक यात्रा, एक लीला शुरू होगी, कैसे गांधी जो है भारत में एक नई आधार गढ़ते जाते हैं। और अब इन लोगों के साथ रह के कभी भी तुम ये जस्टिफाई मत कर देना कि जैसे आप लोग इतना ही लोग बैठे हो ना, इसमें से कोई व्यक्ति भगत सिंह में ज्यादा रुचि लेता होगा, तो कोई गांधी में ज्यादा रुचि लेता होगा, किसी को सुभाष चंद्र बोस में ज्यादा रुचि होगी, उनके टैलेंटता पर वो लट्टू हो गया होगा कि अरे क्या दुनिया था सुभाष चंद्र बोस का। कलकत्ता विश्वविद्यालय से अनुशासनहीनता का आरोप लगा के निकाला गया, तो पिता ने कहा आईसीएस का तैयारी करो, बैग उठाया और लंदन पहुंच गए। 4 महीने की समय बची थी, कहा कि क्या अब अगला साल का वेट करना है, इसी साल फतह कर देते हैं। लैटिन विषय कंपलसरी था, भारतीयों को लैटिन का लव ही नहीं आता है।
और उस 4 महीना में लैटिन सीख करके आईसीएस की तैयारी किया और 15 देशों के विद्यार्थियों में चौथा स्थान हासिल किया। इसलिए तो उनको सैल्यूट है। यहाँ आके 1 साल तक माहौले बनाता है कि कौन कोचिंग में पढ़ना है। ऐसा है कि नहीं है? तो इसलिए ना सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाया जाना चाहिए जी, पढ़ाया जाना चाहिए। समझ रहे हैं? तो कुछ लोग उनके लट्टू हैं, कुछ लोग भगत सिंह पर चले जाएंगे। तो जिस दिन हम सुभाष चंद्र को पढ़ाएंगे तो उनको लगेगा आह क्या चल रहा है। गांधी के विरोधी होंगे अगर कोई, तो गांधी को पढ़ाएंगे तो उनकी अंदर आत्मा डोलती है कि अब नहीं, अब रहने दो, है कि नहीं है? अरे भाई, आपके सोच से क्लास नहीं चलेगा, याद रखना इस बात को। किसको कितना गहराई तक पढ़ना है ये आपका परीक्षा और आपका एक्सपर्ट तय करेगा। ठीक है? आप तय मत करना कि सर थोड़ा और इसमें चलना उसमें चलना। ये तो मेरा क्या, हम लोग तो 10 साल से टीचिंग प्रोफेशन को जी रहे हैं, आईएएस पीसीएस पढ़ा करके। तो समझ सकते हो कि अगर ये अनुभव है तो किसी विषय को भी कितना गहरा पढ़ा देंगे, लेकिन नुकसान उससे आप ही को हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो वो नुकसान मैं नहीं चाहूंगा कि आपको हो। अब भगत सिंह में पढ़ना है तो भगत सिंह में आज भी लड़के क्या पढ़ रहे हैं? लड़के पढ़ रहे हैं भगत सिंह, अच्छा जन्म कहाँ हुआ, ओ सोंडार्स की हत्या किया पहुंच करके लाहौर ने, लाला लाजपत राय के खून का बदला लिया, जय हिंद भगत सिंह। फिर जाकर के केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा यह बहरों को सुनाने के लिए एक धमाका था, भागे नहीं, पुलिस को अपना आत्मसमर्पण किया। वही के बाद उनकी फांसियां होती है। भगत सिंह सैल्यूट है आपको। परीक्षा छूट गया, परीक्षा इसमें नहीं आया नहीं। परीक्षा में क्या है? भगत सिंह का समाजवाद। भगत सिंह इस देश को कैसा बनाना चाहते थे, भगत सिंह की क्या प्रवृत्ति रही थी, परीक्षा इसमें है मेरे भाई, परीक्षा इसमें है। आगे कंक्लूड करना पड़ेगा तुम लोगों को कि भगत सिंह की धर्मनिरपेक्षता कैसी थी। जो नहीं जानता है ना वो कह देगा भगत सिंह ने लिखा है मैं नास्तिक हूं, हम भी भगत सिंह वाले नास्तिक हैं। झूठ बोलता है तो भगत सिंह, अरे भगत सिंह पर एक फिल्म बनाने वालों ने जो भगत सिंह मूवी बनाया है ना, केवल हाथ पकड़वा के एक्ट्रेस के साथ थिरका दिया था तो 200 करोड़ का जुर्माना भरा। मेरे शहीद आजम को तुम ऐसे कर दोगे? थिरकाया है वो भी एक्ट्रेस के साथ। और वही सब करने वाला आज कहता है कि भगत सिंह के विचारक है, कैसे बनोगे? संभव है? नहीं है। उनमें मातृ सम्मान भी देखो कितना है। और कभी नहीं कहा कि मैं नास्तिक हूं, उन्होंने लिखा क्या कि मैं नास्तिक हूं क्यों। ये लिखा है कि मैं नास्तिक हूं क्यों, कारण दिया है, तर्क दिया है। तो क्यों नास्तिक है ये सीखना है ना, कोई दिक्कत। भगत सिंह की समाजवाद में से केवल हिंसा हटा दो, गांधी का समाजवाद बन जाएगा। भगत सिंह के समाजवाद और गांधी के समाजवाद में क्या अंतर है? केवल हिंसा हटा दो। देख रहा है ना क्वेश्चन, बीपीएससी यूपीएससी भी इस साल पूछा है, लगातार दो लोगों के, दो विचारकों के विचार को तुलनात्मक रूप से पूछ लेता है जीएस में। जैसे इस साल टैगोर और गांधी को पूछ दिया कि दोनों के विचारधाराएं कैसे एक दूसरे से अंतर है। वही पूछ लेता है कभी अंबेडकर और गांधी की विचारधारा को पूछ लेता है कि अंबेडकर और गांधी दोनों दलित वर्ग का उत्थान चाहते थे, लेकिन उनकी विचारधारा कैसे अलग थी। कोई दिक्कत? ये मेंस में लिखना पड़ेगा। अब तुम लोगों को तो अभी सब बात बराबर लग रहा होगा ना, अभी कोई अंतर दिख रहा है? ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन जब इसके अंतर को चाबी लगाया जाएगा तो खुलेगा। अभी तो तुम लोग किताब पर आश्रित हो ना, ये लूसेंट लगता है कि रटना ही पड़ेगा, वैसे कैसे काम हो सकता है? संभव है? नहीं है। छोड़ना है क्या? अब ये कंक्लूड कर दें? अच्छा टाइम हो गया है। ये कह रहा है पढ़ाइए सर। पढ़ाएंगे, हम ही ना पढ़ाएंगे भाई। हम तो आप लोगों को आश्वस्त कर दिए हैं कि अब आपकी नियमित, और यही देखो चेहरे पर जो आज मुस्कान है, यही मुस्कान सबके चेहरे पर हर दिन दिखना चाहिए, मायूसी नहीं। और दो चीज जो हमने आपको बताया है वो दो जीवन में रखना कि पहला कि कूद कूद करके जो डाल इधर उधर पकड़ रहे हो बंद करके एक डाल को मजबूती से पकड़ के बैठ जाना है। दूसरा विश्वस्तता के साथ अपडेट रहना है। तीसरा कि बीपीएससी की क्लासेज हैं, कंप्लीट बीपीएससी चल रहा है और इसको हम लोग यूपीएससी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है? कहीं यूपीएससी से कम मानक का मैं एक भी लाइन नहीं पढ़ाया हूं। और ये जो आपका मटेरियल है
जो कंटेंट आपको मिला ये दिल्ली तक का कंटेंट में तुम देखना, कहीं से कमजोर नहीं हो। ठीक है सबको? किसी के पास कोई क्वेश्चन? कुछ भी नहीं? अरे तुम लोग भक्त थोड़े हो, तुम स्टूडेंट हो, तो क्वेश्चन पूछो, है कि नहीं है? अब तुम लोग को दिक्कत है कि तुम लोग फॉलोअर बन जाते हो और भावनाओं में बहने लगते हो, ऐसे कैसे चलेगा? तो आप क्वेश्चन पूछ लो, आप जो है क्वेश्चन पूछ लो। हाँ हाँ बताइए बताइए। हाँ क्या पढ़ के आना होगा? अभी हमने कहा है कि अगर मोटी किताब को रखते हो तो 2 मीटर अलग से उसको नमस्ते करके किसी दोस्त के बर्थडे पर गिफ्ट कर देना, या फिर अपने बथान की शोभा बढ़ा देना। देखो गांव में एक बथान होता है, बथान जानते हो क्या बोलते हो उसको? नहीं बोलते हो? अरे बिहार की पृष्ठभूमि है तो बथान शब्द सुना होगा, जहां कुछ गैया बांधी रहती है। तो 10-20 गैया है, उसमें से एक गैया ऐसी भी होगी जो दूध नहीं देती है, उसको भी वही रखते हैं ना। तो उस किताबवा को ऐसे ही रख देना कि एक गैया हमारी दूध देने वाली नहीं है। आपको पढ़ के क्या आना है तो बिपिन चंद्रा की एक किताब ले लीजिएगा, जिनके पास हो बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं हो ले लीजिए, बहुत पतली सी किताब है और उसी किताब से इसको पढ़ के आ जाना है। कोई दिक्कत किसी को? और बताओ, और किसी के पास कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? बोलो, तुमको बहुत क्वेश्चन आता है, बोलो आप। अब कोई क्वेश्चन है? आज के क्लास में कोई बातें हैं आपके अंदर?